सहनशीर पर तशरीफ़ फरमा क़ायदीन मजलिस, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर है और मौसम में भी काफ़ी गर्मी पैदा हो गई है और सूरज भी पूरे आबोताब से गर्मी दे रहा है। तो इंतखाबी सरगर्मियों की गर्मियां भी तेजी से अपनी हरारत को बढ़ा रहे हैं और मैं आज उसी इंतखाबी सरगर्मियों के एक इंतखाबी जलसे से मुखातिब करने के लिए आपके दरमियान में हूँ और हर मुखर्रिर की यही कोशिश होती है कि वो अपने बयान के ज़रिए आवाम के दिलों में जो सवालात है उसका जवाब दें, अपने खिताब के ज़रिए आवाम के दिलों की बेचैनी को दूर करें, अपने खिताब के ज़रिए वो मुस्तरब जहन व दिल को इत्मीनान दे। तो मैं भी अपनी जानिब से आज अपने खिताब के ज़रिए एक कोशिश करूँगा आपके जहनों में, दिमागों में जो सवालात हैं उन सवालात का जवाब दूँ। कोशिश करूँगा कि अपने खिताब के ज़रिए मुस्तरब व बेचैन दिलों में कुछ इत्मीनान और चैन दे पाऊँ। इंतखाबात तो होते रहे हैं और ये पार्लिमानी इंतखाबात आज जो होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात में हमारे दरमियान में कई सियासी जमातें हैं और मुख्तसरन अगर कहूँ तो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, तो हमारे सामने कांग्रेस है, या फिर ये कहूँ कि एक तरफ एनडीए का अलायंस है तो एक दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और तीसरी तरफ अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त से कामयाबी हासिल करती आई है और इस कामयाबी को हासिल करने से पहले एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 3 मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त हुई। पहली मर्तबा फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी इंतखाब लड़े थे पार्लियामेंट का और उनको शिकस्त हुई थी। दूसरी मर्तबा सालार मिल्लत मरहूम सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने इंतखाब लड़ा। फिर तीसरी मर्तबा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंतखाब लड़ा और उस वक्त भी शिकस्त हुई। चौथी मर्तबा जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में हैदराबाद की पार्लियामेंट से
अपनी किस्मत आजमाई की और मजलिस के उम्मीदवार सालार मिल्लत थे, तो 1984 में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली। मजलिस को 1984 में कामयाबी मिली, तो ये बात भी जरूर कहूंगा कि 80 के दहे में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी के कितने अराकीन पार्लियामेंट थे। अगर हम नजर डालेंगे तो आज जो जमात 10 साल से मुसलसल दिल्ली की हुकूमत पर है और हिंदुस्तान पर अपने वजीर आजम के इंतखाब के जरिए हुक्मरानी कर रही है, तो ये जमात के उस वक्त कोई 8-10 अराकीन पार्लियामेंट भी नहीं थे। तो मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि ये जमात भारतीय जनता पार्टी जो आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से मुकाबला कर रही है हैदराबाद की पार्लियामेंट की निशिस्त में, तो हमको और आपको इस बात पर गौर और फिक्र करना चाहिए कि कैसे ये जमात आगे बढ़ती गई, ताकतवर बनती गई और इख्तिदार को हासिल किया। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज कब किया, कैसे हालात में किया, ये भी आप बखूबी वाकिफ हैं कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। लोगों ने मजलिस पर इल्जाम लगाया, तनकीदें की, तोहमतें लगाए और बार बार ये कहते रहे कि क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के बाद सबसे पहले बल्दी इंतखाबात लड़ा और बल्दिया में कामयाबी हासिल की। तो फिर उसके बाद में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने असेंबली इंतखाब लड़ा और असेंबली में कामयाबी हासिल की। और असेंबली के बाद फिर 80 के दहे में पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाने में कामयाब होती है। तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जहद मुसलसिल का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद के गयूर लोगों की मताए अजीज नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान की मजलूम कौम और अक़लियतों व बिलखुसूस मुसलमानों की एक उम्मीद है, एक आस है, एक तवक्को है। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि सारे हिंदुस्तान से अगर कोई नजर उठाकर उम्मीद के साथ कहीं पर देखता है तो वो आपका और हमारा इत्तेहाद है, आपकी और हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सिर्फ जज्बाती तकारीरें या जज्बाती नारों के जरिए आपका इस्तेसाल नहीं किया या सिर्फ आपके वोट लेकर आपकी खिदमत नहीं की। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हुकूमत में नहीं रही और कोई मिनिस्टर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिद्दोजहद के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, अपने नुमाइंदों के जरिए बेशुमार काम करवाए। आज अगर हम देखेंगे और तकाबुल करेंगे तो रियासत तेलंगाना में अक़लियतों के लिए जो जो काम हुआ है, मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी रियासत में इतना काम नहीं हुआ जितना काम रियासत तेलंगाना में हुआ। अक़लियतों के लिए मिनिस्ट्री का क़याम सबसे पहले
आंध्रा प्रदेश में हुआ मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अक़लियती बहबूद भी कायम किया तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन, उर्दू एकेडमी, उसके बाद में फिर खुली कुतुब शाह, सेटविन और कई चीजें के क़याम के जरिए मजलिस ने काम किया है। और आज भी अगर हम बेशुमार तालीम याफ्ता नौजवानों को हम देखते हैं तो ये तालीम का शऊर, इल्म का शऊर भी पैदा किया तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम देखते हैं कि किस तरीके से तालीम के मैदान में हम कमजोर हैं, पीछे हैं। अगर आज हम मरकजी हुकूमत में जितने सरकारी महकमे जात हैं, उन सारे महकमे जात की तफसीलात को अगर हासिल करते हैं तो हमको मिलेगा कि उन सेक्रेटरी लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या नीचे के लेवल तक अगर हम देखते हैं तो करीब 12,000 चिल्लर कोई मुलाजिमीन है। और उन 12,000 चिल्लर मुलाजिमीन में अगर हम अक़लियतों का और मुसलमानों का तनासुब देखते हैं तो आपको सुनकर हैरत होगी कि 12,000 में 100 चिल्लर ही मुसलमान हैं। तो मैं बताना यह चाहता हूं आपको कि आप देखिए कि किस तरीके से हमारा तनासुब सरकारी मुलाजमत में घट रहा है। लेकिन रियासतें तेलंगाना में अगर हम देखते हैं तो सरकारी मुलाजमत में काबिल कबूल तादाद है हमारी। महकमे पुलिस में है, महकमे सेहत में है, महकमे माल में है। न सिर्फ ये बल्कि अगर हम देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हालिया अरसे में एक रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर हिंदुस्तान में अव्वल मुकाम अगर लड़कियों ने हासिल किया है तो वो तेलंगाना है। और तेलंगाना में भी हैदराबाद के मुस्लिम लड़कियों ने अव्वल मुकाम हासिल किया। लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एमबीबीएस हो, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, हर फील्ड में आज हमारा शऊर इतना अच्छा है कि आज हमारे बच्चे तालीम के तरफ रागिब हो रहे हैं। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वाहिद जमात हिंदुस्तान में जो दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक जो दस्तूर में है, उन हुकूक के जरिए पहला मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया और उसके बाद में कई माइनॉरिटी के कॉलेजेस आते गए। लेकिन पहले, सबसे पहले कायम करने वाले अगर इदारे थे मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स में तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के थे। और इसके बाद में कई लोगों ने उस दस्तूर में दिए गए हक का इस्तेमाल किया और अक़लियती तालीमी इदारों का जाल बिछाया, जिसके जरिए कई बच्चे मुख्तलिफ कॉलेजेस, इदारों में प्रोफेशनल कोर्सेज हासिल करने लगे। तो मैं आपके सामने यह बात इसलिए रख रहा हूं और एक अलग अंदाज की तकरीर कर रहा हूं कि बताना यह चाहता हूं कि मजलिस पर तनकीद जो लोग करते हैं और जो लोग सवाल करते हैं कि मजलिस ने क्या किया, अरे बरक़ी आबरसानी या दूसरे रोड के मसाइल तो हल होते रहे हैं, हल होते रहेंगे। मसाइल ये
आज आए हैं, जाएंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपनी कौम के बुनियादी मसाइल को हल करने की कोशिश की। और बुनियाद क्या है? बुनियाद यह है कि जिस कौम में जहालत खत्म हो जाती है और जिस कौम में इल्म आ जाता है, वो कौम कामयाब और कामरान होती है। ये एक सोच, एक फिक्र को लेकर हम आगे बढ़े और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जिद्दोजहद की, कोशिश की और उसका नतीजा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आज आपके घरों में, दिलों में घर बनाने में कामयाब हुई। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने न सिर्फ काम किया, बल्कि इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, अल्लाह का शुक्र है और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, वो मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि आज शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना फिसादात से पाक हो गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि हर त्योहार पर फिसाद होता, हर ईद पर तो फिसाद होता और हर छोटे सी वजह से आग भड़क उठती थी और फिसादात होते। न सिर्फ त्योहारों पर फिसाद होता, बल्कि किसी चीफ मिनिस्टर को गिराना है तो फिसाद होता। चिन्ना रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उनको बदलना था, फिसाद हो गया। जनार्दन रेड्डी को हटाना था, फिसाद हो गया। विजय भास्कर रेड्डी को हटाना था, फिसाद हो गया। एनटीआर को बदनाम करना था तो फिसाद हो गया। अरे कई ऐसे वाकयात हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह फिसादात से हैदराबाद पाक हो गया। कर्फ्यू हो जाता, बच्चे गिरफ्तार हो जाते, जेलों में चले जाते, लेकिन आज वैसे हालात नहीं। हमारे बस्तियों में पुलिस घेर लेती, घरों में कूदती और घरों में से भागते रहते गिरफ्तारी से बचने के लिए। लेकिन आज वैसे हालात नहीं है, एक इत्मीनान है, एक सुकून का माहौल है। कारोबार करने वाला अपने कारोबार पे तवज्जो दे सकता है, तालीम हासिल करने वाला अपनी तालीम पर तवज्जो दे सकता है, रोजी की तलाश में निकलने वाला रोजी कमा कर इत्मीनान से घर को आता है। उसको फिसाद का डर नहीं, उसको पुलिस की हरासानी का डर नहीं, उसको किसी बुलडोजर के चलने का डर नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके शऊर, आपके इत्तेहाद, आपकी जमाती वाबस्तगी और आपकी जमात और जमात की क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज क्या हाल है दूसरे शहरों में, आप बताइए कि कैसे हालात हैं। 10 बरस में क्या हालात हुए इस मुल्क के, आपके सामने हैं। 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इख्तियार मिला तो पार्लियामेंट में दाखिल होने से पहले पार्लियामेंट की सीढ़ी पर अपने माथे को टिकाया और बोसा दिया और पार्लियामेंट में दाखिल हुए। दाखिल होते कहा सबका साथ, सबका विकास। उसके बाद कहा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। फिर उसके बाद में क्या बोले? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। फिर उसके बाद में क्या कहा कि मुस्लिम बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम तलाक़ सलासा को खत्म करेंगे और मुस्लिम बहनों को इंसाफ देंगे। फिर उसके बाद यह भी कहा कि पसमानदा मुसलमान है, पसमानदगी को दूर करेंगे, उनके लिए भी कुछ पॉलिसी और प्रोग्राम बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद यह भी कहा कि 15 लाख लाएंगे,
हर हिंदुस्तानी के जेब में 15 लाख आएंगे। ये भी कहा कि स्टैंड अप इंडिया होगा, मेक इन इंडिया होगा, स्टार्टअप इंडिया होगा, स्मार्ट सिटीज होंगे। अरे बातें तो बहुत हुई, जबानी जमा खर्च, लेकिन सवाल यह है क्या सबका साथ हुआ? क्या सबका विकास हुआ? क्या सबका विश्वास मिला? आप बताओ, आज जब हम इंतखाबात के तकारीर को सुनते हैं तो क्या है? सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे ये मुल्क सबका है। ये मुल्क एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में कई फूल हैं। जैसा यहां है एक फूल है तो इसमें कई रंग के फूल हैं और कई किस्म के फूल हैं। तो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में हिंदू भी है एक फूल की तरह, मुसलमान भी है एक फूल की तरह, सिख भी है एक फूल की तरह, ईसाई भी है एक फूल की तरह, पारसी भी है एक फूल की तरह। और जब जाके ये मुल्क हिंदुस्तान बना है। हिंदुस्तान में कितनी जबानें बोली जाती हैं? 250 से ज्यादा, अगर मैं गलत ना हो तो 271 जबानें बोली जाती हैं। हिंदुस्तान में कल्चर कास्ट ये है 4000 हैं। आप बताइए कि इस मुल्क को हर किसी ने सजाया है, संवारा है। इस मुल्क को हिंदुओं ने सजाया है, संवारा है। इस मुल्क को मुसलमानों ने सजाया है, संवारा है। तो इस मुल्क को पारसियों ने सजाया है, तो ईसाइयों ने सजाया है, तो सिखों ने सजाया है। यह मुल्क किसी एक का नहीं है, यह मुल्क सबका है। यह मुल्क हर किसी का है। लेकिन आज हम जब नजर डालते हैं तो यहां पे हमको क्या सुनाई देता है? बस सिर्फ यही मुसलमानों का खौफ। बताओ, मुसलमानों को बुरा बताओ, इस्लाम को बुरा बोलो और इख्तिदार को हासिल करो। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सबका सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो बेरोजगारी का। दूसरा अगर कोई मसला है तो महंगाई का। तीसरा अगर मसला है तो किसका? बंद होती हुई सनत का। चौथा अगर मसला है तो रुपये की गिरती हुई कदर का, डॉलर के बढ़ते हुए, और मुल्क की मईशत जो कमजोर हो रही है, यह भी मसला है। मुल्क का जो पानी है, मैं आज ही आते हुए देख रहा था कि अल्लाह ऊपर वाला बरसाता है बारिश को, रहमत को, लेकिन सिर्फ 33% बरसता हुआ पानी इस्तेमाल में आता है। बाकी का पानी या तो दरियाओं में, दरिया के जरिए समंदर में जाया हो जाता। अरे आप बताओ, आज कोई नहीं है इस पर बात करने वाला, कोई नहीं है इस पर पूछने वाला कि आप हिंदुस्तान में अगर 271 जबानें हैं, हिंदुस्तान में सारे मज़ाहब के मानने वाले रहते हैं, हिंदुस्तान में अगर 4000 से ज्यादा कास्ट के लोग हैं, कल्चर के बेशुमार लोग हैं, तो उसके साथ साथ हिंदुस्तान में रिसोर्सेस भी बहुत हैं। रिसोर्सेस का मतलब क्या? कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। दूसरा हमारा दूसरा रिसोर्स है तो टूरिज्म का रिसोर्स है। अगर हमारे पास तीसरा कोई रिसोर्स है तो मिनरल्स हमारे पास
बहुत ज्यादा रिच है, आयरन ओर्स है, हमारे पास बहुत कुछ है। चौथा हमारे पास है तो हमारे पास रहमत भी बरसती है, पानी भी है, ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन आप बताइए कि आज मुल्क का क्या हाल हो चुका है। बातें होती हैं तो मंगलसूत्र चला जाएगा, मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, मुसलमान यहां के घुसपैठी हैं। अरे आप बताओ क्या है? और अगर इनसे पूछे कि भाई आपने क्या किया, तो क्या बोलते हैं? कश्मीर के 370 को हमने बर्खास्त कर दिया। अरे आपने क्या किया? तो कहते हैं हमने तलाक सलासा का कानून ला दिया, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। अरे आपने क्या किया? तो बोलते हैं हमने हिजाब बैन किया और हमने बीफ बैन किया। अरे आपने क्या किया? तो बोलेंगे हम आने वाले कल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अरे आप बताओ, क्या मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो यूनिफॉर्म नजरिए की, यूनिफॉर्म सोच की, यूनिफॉर्म खिदमत की, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन की। यूनिफॉर्म मतलब एकसा फिक्र होनी चाहिए, एकसा सोच होनी चाहिए, एकसा दौलत को बराबर बांटना चाहिए, एकसा मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार बनाना चाहिए। लेकिन आज ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके पास ना कोई मंसूबा है, ना कोई इरादा है। अभी सुन रहा हूं, फिर कहते हैं आप क्या करें? तो बोलते हैं हमने राम मंदिर बना दी। राम मंदिर कैसे बनी? किसी के बनाने से बनी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनी? दो फरीक लड़ रहे थे और दोनों फरीकैन में से एक फरीक ने कह दिया खुले तौर से, साफ तौर से, मुसलमान ने, कि हमको इस मुल्क के दस्तूर पर भरोसा है, हमको इस मुल्क के अदालत पर भरोसा है और जो भी अदालत का फैसला आएगा हम कबूल करेंगे। अदालत के फैसले का एक अलग बहस है, एक अलग तकरार है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर सिर्फ ये कहूंगा कि अदालत का फैसला एक फरीक के हक में आया और अदालत के फैसले के बाद एक ट्रस्ट था, उसने राम मंदिर को बनाया। अभी पूरी नहीं बनी, जितनी भी बनी। तो क्या बीजेपी ने राम मंदिर बनाई? क्या मोदी ने राम मंदिर बनाया? नहीं, अदालत के फैसले के बाद में राम मंदिर बनी। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अदालत के फैसले का एहतराम किया, माना, कबूल किया, उसके बाद राम मंदिर बनी। फिर भी मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे। अरे आप बताओ, मैं ये बात कह रहा हूं तो क्या यह गलत है? इसमें कोई गलती है? अरे आर्टिकल 370 कश्मीर का हमने खत्म किया। अरे कश्मीर से जितनी मोहब्बत नरेंद्र मोदी को है, अकबर ओवैसी को भी कश्मीर से उतनी ही मोहब्बत है, क्योंकि यह कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। हमको मोहब्बत है, लेकिन कश्मीर के साथ साथ अकबर ओवैसी को कश्मीरियों से भी मोहब्बत है। काश कि नरेंद्र मोदी भी और बीजेपी भी कश्मीरियों से मोहब्बत कर ले। आर्टिकल 370 नहीं, कश्मीर में पानी है, बहुत बहता हुआ पानी है, पावर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं,
कश्मीर में खूबसूरती है, टूरिज्म आ सकता है, टूरिज्म के जरिए पैसा आ सकता है, लेकिन आज ना वहां बरखी पैदा होती है, ना अमन पैदा होता है, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो रही है। कश्मीर का सेब मशहूर था, आज वो सेब नहीं रहा। कश्मीर की शाल मशहूर थी, आज वो सनत भी तबाह हो गई। कश्मीर की एक और सनत कारपेट की थी, वो भी खत्म हो गई। अरे आप इन चीजों पे तवज्जो दो, लेकिन वक्त के हुक्मरान इन चीजों पे तवज्जो नहीं देते। बीफ बैन के नाम पर, बीफ के नाम पर अखलाक को मारा गया, बीफ के नाम पर कई लोगों को बाजारों में लोचा गया, मारा गया, पीटा गया। क्या कसूर के बीफ था, लेकिन जब फोरेंसिक वाले घर में पके हुए खानों को, सालनों को भी लेकर गए तो इसमें बीफ नहीं आया रिपोर्ट में, लेकिन मार दिया इस शक पे कि बीफ था। अरे एक तरफ आप बीफ के ऊपर मारने वालों के हौसला अफजाई करते हैं, कानून के तहत उनको सजा नहीं देते, उसका नतीजा यह हुआ कि उनके हौसले बुलंद होते गए और मारम पीटी बढ़ते गई। एक तरफ बीफ के नाम पर मुसलमान को मारा पीटा जाता है, तो दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से जो हो रहा है, दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। यहां से बीफ दुनिया को जा रहा है। क्या सितम है, क्या जुल्म है, क्या नाइंसाफी है। यहां बीफ है कहकर मारते हैं, पीटते हैं, घरों के चूल्हों में जाके देख रहे हैं कि बीफ है या नहीं, लेकिन गुजरात के पोर्ट से बीफ आराम से दुनिया को मुंतकिल हो रहा है। न सिर्फ मुंतकिल हो रहा है, दूसरे नंबर पर आ गए, न सिर्फ दूसरे नंबर पर आ गए, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ के जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान से बीफ बाहर भेजते हैं, उन्होंने बीजेपी को करोड़ा रुपया दिया है, करोड़ा रुपया। अरे बताओ, एक तरफ तो मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरी तरफ वो एक्सपोर्ट करने वालों से पैसे भी ले रहे हैं। आप गौर करो क्या है। आज मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं। मेक इन इंडिया की बात करें, हर एक चीज मेक इन इंडिया में आएगी, और कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या 2 करोड़ सालाना नौकरियां मिली? ना 15 लाख मिले, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ 10 लाख नौकरियां थी 2016 और 17 में। आज 2 करोड़ नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कम हो गई, अब सिर्फ 3 करोड़ नौकरियां हैं। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे मुखातिब हूं तो सिर्फ आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी से मुखातिब हूं और उन लोगों से भी मुखातिब हूं जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। क्या हुआ? आज जितना हमारा ब्रेन है, मतलब काबिल बच्चे हैं, आज हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जा रहा है, या तो फिर यूरोप में जा रहा है, या कहीं और जा रहे हैं। आज यहां कहां है बताओ?
यहां काबिल लोग हैं क्या बताओ? नहीं है। मैं अगर आज ये सवालात कर रहा हूं तो इस उम्मीद के साथ सवाल कर रहा हूं कि ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस्तेसाल किया, इस्तेमाल किया और इख्तिदार को हासिल करने के लिए झूठे वादे किए, झूठे बातें करे और झूठे प्रोपेगेंडे करते रहे। इस मुल्क को सबसे बड़ी अगर जरूरत है तो रोजगार की। आईआईटी, यहां नौजवान है, जानते होंगे आईआईटी को। आईआईटी से पास होने वाले 30% आईआईटी के ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स को नौकरियां नहीं हैं। अरे हालिया अरसे में बिहार में 30,000 नौकरियों का एक नोटिफिकेशन आया तो करीब 1.5 करोड़ लोगों ने दरखास्तें दी। आप अंदाजा लगाओ कहां जा रहा है मुल्क। लेकिन इनको मुल्क की रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ है तो क्या, मुसलमान 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 मुसलमान। अरे मैं ये बात कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सबका काम करती है। हमने किसी को मायूस नहीं लौटाया। हमारे दरवाजे दारुस्सलाम के हो या हमारे दिल के हो, हर किसी के लिए खुले हैं। हर कोई आकर दस्तक दे सकता है। कल अमित शाह ने लाल दरवाजे से तकरीर की और हमको रजाकार कह के पुकारा। अरे मैं यही कहूंगा कि मिस्टर अमित शाह साहब, आप बताओ कि जिस लाल दरवाजे की मंदिर में आप खड़े होकर मुखातिब हुए थे, उस लाल दरवाजे की मंदिर के लिए बीजेपी वालों ने अब तक क्या किया? कुछ नहीं किया। हमको ये वो बोलते हैं तो अरे लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपया लाने वालों का नाम भी मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। अफजलगंज की मस्जिद को भी हमने लाया तो मक्का मस्जिद को भी लाया, बागयाम की मस्जिद को भी लाया तो लाल दरवाजे की मंदिर को भी लाया। अरे हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह मुल्क सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है। इस मुल्क को हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया तो द्वारका की मंदिर से सजाया, तो जगन्नाथपुरी की मंदिर से सजाया है, तो काशी विश्वनाथ की मंदिर से सजाया है। तो मुसलमानों ने इस मुल्क को दिल्ली की जामा मस्जिद से सजाया है, तो हैदराबाद की मक्का मस्जिद से सजाया है, तो दिल्ली के कुतुब मीनार से सजाया है, तो हैदराबाद की चार मीनार से सजाया है, दिल्ली के लाल किले से सजाया है, तो हैदराबाद के किले गोलकुंडे से सजाया है। इस मुल्क को हमने कुतुब मीनार की बुलंदी भी दी है तो ताज की खूबसूरती भी दी है। तो इस मुल्क को सिखों ने भी सजाया है सुनहरी गुरुद्वारा से, तो ईसाइयों ने भी खूबसूरत चर्चेस के जरिए इस मुल्क को सजाया है, पारसियों ने भी सजाया है। लेकिन आज ये सिर्फ बांटने की सियासत करते हैं। अगर है जवाब तो दो जवाब। इंसानियत खत्म हो चुकी है इनके पास, इंसानियत नहीं। तुमने हमको ये वो कह के मुखातिब किया, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे लिए एजाज है, फख्र है। इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह साहब पुराने शहर को आए थे तो पुलिस वालों की तरफ से लेटर मुझे आया, मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी हॉस्पिटल के नाम पर लेटर आया। कहा कि अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी सूरत हाल अगर हो जाती है तो आप आईसीयू का बेड डेडिकेट कर रखिए हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के लिए। हम में इंसानियत है,
हमारा इख्तिलाफ है और रहेगा, लेकिन इनकी जात से नहीं है। ये मुल्क के वजीर दाखिला है और इनके लिए असरा दवाखाने में आईसीयू बेड रेडी करके अलग हमने रखा। ये हमारा अमल है, ये हमारा किरदार है। लेकिन तुम्हारा क्या है? अरे मैं यहां खड़े होकर मेरे हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहता हूं। अरे हम तो भी ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल बनाए, क्या बीजेपी एक दवाखाना बनाई? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे 7,000 करोड़ ले लिए। करप्शन का खात्मा करेंगे, करप्शन को नई शक्ल दे दी, नए मायने दे दिए। ऐसा नहीं तो ऐसा खाना शुरू कर दिए। 7,000 करोड़ में से 500 करोड़ लाल दरवाजे में दवाखाना बनाने के लिए दे देना था, और एक दवाखाना आ जाता था पुराने शहर में, और हिंदू भाई बहन जो इलाज के लिए ओवैसी व असरा को आते, ओवैसी असरा के साथ लाल दरवाजे के एक दवाखाने में भी आ जाते। ये तो भी करना था, लेकिन ऐसा नहीं करते। नहीं, मंगलसूत्र खींच लेंगे, मजाक है। यहां ठहरे हैं हमारे हिंदू भाई, मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई आके मंगलसूत्र छीन रहा है तो आप छीनने देंगे? छीन सकते? अरे हमारा हिंदू भाई ताकतवर है, अपने पहनाए हुए मंगलसूत्र की हिफाजत कर सकता है। नरेंद्र मोदी, तुमसे मेरा सवाल है, तुम्हारे मंगलसूत्र का क्या हुआ? सही है ना? अरे आप बताओ क्या है? सिर्फ यही है, बस मुसलमानों की नफरत। बच्चे पैदा करते, ऐसा करते। अरे बच्चे कौन नहीं पैदा करता? और अगर जिसकी मर्जी है पैदा करना चाह रहा पैदा करेगा, नहीं करना चाह रहा नहीं करेगा। मुझे 2 बच्चे हैं, बस 2 बच्चों में खुश हूं तो है। किसी को 10 है तो उन्हें 10 में खुश है। भाई उन्हें क्या खा रहा आपको फिक्र, कितने पैदा कर रहा आपको फिक्र, क्या पहन रहा आपको फिक्र। अरे दूसरों के घरों में झांकने रहने के बजाय अपने घर को संभाल लो, मैं यही कहूंगा। आज आप बताइए क्या है, लेकिन हमको और आपको गौर और फिक्र करना है। खुदारा हालात को समझो, देखो क्या हालात हैं, किस तरफ ये मुल्क जा रहा है। अगर हम नहीं समझेंगे, अगर कोई जवाब देना चाहता है तो मैं कहूंगा, कांग्रेस ने ऐलान किया कि कास्ट सेंसस कराएंगे। अच्छा है, कराइए, बताइए कास्ट सेंसस क्या है। लेकिन मैं कहूंगा कास्ट सेंसस के साथ साथ हिंदुस्तान के बेरोजगारी का भी सेंसस बनाइए। अरे करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तो करोड़ों लोग हिंदुस्तान में दिन में सिर्फ 200 रुपया कमाते हैं, वो भी करिए। राइट टू एजुकेशन है ना कानून, राइट टू हेल्थ करो। हिजाब बैन की बात कर रहे हैं, मेरे पास है, मैं आज देखकर आया कि देखकर अफसोस हुआ और हैरत भी हुई कि हिंदुस्तान में हिजाब बैन। अरे हिजाब करता है करने दो, नहीं करता है नहीं करने दो। हिजाब मसला है क्या मुल्क का? अरे सबसे बड़ा मसला अगर इस मुल्क का औरत के लिए अगर कुछ है तो वो ये है कि औरत अपने आप को महफूज नहीं समझ रही है। खेतों में जाती है तो नहीं मालूम कब उसका रेप हो जाए, शाम में घर से निकलती है तो नहीं मालूम कब रेप हो जाए। हिंदुस्तान में हर साल 30,000 रेप होते हैं, 30,000 रोजाना 90 रेप होते हैं।
ये रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड कितने हैं नहीं मालूम। तो हिजाब से ज्यादा औरत के तहफ्फुज की जरूरत है। क्या मैं गलत हूं बताइए? जीएसटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म जीएसटी की बात करता हूं। यहां बैठे हैं बिजनेसमैन, बैठे हैं, कहीं पर 18%, कहीं पर 12%, कहीं पर 8%। ये अलग 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 जीएसटी से कई सनतें बंद हो गई हैं। अरे डैम बनाओ, सनद बनाओ, नौकरियां दो, खुशहाली लाओ, तरक्की लाओ, चाइना से मुकाबला करो, चाइना से ज्यादा आगे बढ़ो। नहीं, सिर्फ क्या मुसलमान 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 मुसलमान। अरे मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मुसलमान इस मुल्क को चाहता है, इस मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगाएगा, सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन को पेश करेगा। यह मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमारी फिक्र छोड़ो। नहीं, मुझे हैरत हुई, मैं बीमार हूं, अगर मैं इंश्योरेंस कराता हूं, प्रीमियम भरता हूं, तो 18% जीएसटी उस पर भी है। आप बताओ क्या है? आज इन चीजों को दूर करने की जरूरत है, लेकिन ये लोग इन चीजों की बात नहीं करते। सिर्फ बात, अरे इन्हों क्या करे, उन्हों क्या करे। और इनके साथ हमारे भाई भी जुड़ जाते हैं, मजलिस से सवाल करते हैं, अरे भाई चंद्रायन गुट्टे में जो हमने काम किया, मैं नहीं समझता हूं किसी ने इतना काम किया। 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम, क्या छोटी बात है? 2 दिन हुए इंटर के रिजल्ट आए, 2 दिन हुए। यहां मोहिउद्दीन साहब बैठे हैं, गाजी साहब के साथी, अकबर नगर के लोग। 2 दिन हुए, बच्चे फेल हुए, सप्लीमेंट्री के क्लासेस शुरू हो गए। नहीं हुए, जो बच्चे फेल हुए उनके वास्ते क्लासेस का आगाज हो गया। जूनियर कॉलेज हम खोले, करीब 80% रिजल्ट। हमारे स्कूल के 10th का रिजल्ट करीब 90%। हमारे बच्चे जो रियासत नगर में हमारा जूनियर कॉलेज है, रियासत नगर में हमारा जूनियर कॉलेज है, वहां इंटरमीडिएट में एक बच्ची 97% लाई। 97। क्या नाम? आयशा गनी। तो वो लड़की हैदराबाद पब्लिक स्कूल की नहीं, नसर स्कूल, सेंट एन्स कॉन्वेंट, ग्रामर, स्टैनली या ग्रिंडेल या ग्रीनविच या ओकरिच की नहीं है। वो 97% लाने वाली ओवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बच्ची है। अरे आप बताओ क्या काम हो रहा है? अब ये साल और 2 जूनियर कॉलेजेस आ रहे हैं और ये साल 2 डिग्री कॉलेज भी शुरू होने वाले हैं। नीट की कोचिंग फ्री, एफसेट की कोचिंग फ्री, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटर की ट्यूशन फ्री, नाटा की ट्यूशन फ्री, आइल्स की ट्यूशन फ्री, और इसके साथ आईसेट की कोचिंग फ्री, लॉसेट की कोचिंग फ्री, कंप्यूटर की कोचिंग फ्री, सब फ्री। अब बीजेपी वाले बोलते हैं हमको ये वो घुसपैठी बोलते हैं। अरे हमारे रियासत नगर के कॉलेज में एक गैर मुस्लिम बच्ची है, उसने भी टॉप किया है। बल्लागुड़े में भी एक गैर मुस्लिम बच्ची है, उसने भी टॉप किया। अरे काम हो रहा है, ये कुछ नहीं करते, बस सिर्फ बातें। अरे खुदारा समझो मेरे भाई, हालात को समझो। हर वक्त आपके दरमियान में रहने वाली मजलिस है। ये रोड पहले कैसी थी, आज कैसी है? वो कंचनबाग की रोड कैसी है, ओवैसी हॉस्पिटल की आज कैसी है? 2 फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, बाबा नगर पे एक फ्लाईओवर आ रहा है, बल्लागुड़े पे एक फ्लाईओवर आ रहा है, और फिर यहां चंद्रायन गुट्टा चौरस्ते पर मेन
मेट्रो का स्टेशन आ रहा है। हैदराबाद में कहीं भी जाना है तो वहां के स्टेशन से जाने का मेट्रो का रास्ता मिलेगा। आप बताओ, फिर बोलते हैं क्या किया? अरे भाई, काम होते रहे हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। बस आपसे यही कहूंगा कि आप मुनज्जम रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपने एक एक वोट के जरिए 13 तारीख को मजलिस को कामयाब करना है। एक एक वोट। मैं गैसो इलेक्शन में यहां फिरा, एक नौजवान भाई ने मुझसे कहा, अकबर भाई आपको कौन हरा सकता भाई? मिला, रे मियां आप अपना वोट डालो। तो मैं बताना यह चाह रहा हूं आपको कि खतरे खतरे से दरिया बनता है और दरिया से समुंदर बनता है। वही हाल न करो जो आज हिंदुस्तान में अल्लाह की रहमत बरस रही है तो सिर्फ 33% पानी का इस्तेमाल है। बहरहाल आप और हम सबको मिलकर 13 तारीख के दिन सिर्फ पतंग 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 ही रहना, इंशाअल्लाह मजलिस कामयाब होगी। सलाम वालेकुम।